स्टूडेंट्स, मैं हूं आबिद अली। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1। लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने बात की क्वेश्चन 2 की, और वो मेथड था हमारा इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उसमें हमने क्या किया, अभी तक जो हम काम कर रहे हैं वो क्रैमर रूल किया अभी डिस्कस हमने, इन्वर्जन मेथड डिस्कस किया। ये दोनों जो मेथड थे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए थे हमने। जो आज का लेक्चर है हम आज भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आज हम एक मेथड पढ़ेंगे जो कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाकर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया था, आज हम ये सीखेंगे। जो आपकी एक्सरसाइज है 3.5, इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। पीछे 2 लेक्चर्स थे हमारे, क्रैमर रूल किया और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया। ये 2 मेथड हमने किया। आगे हम नेक्स्ट 2 मेथड और करेंगे, लेकिन किताब में ये मेथड के नाम मेंशन नहीं है। उसमें ये है कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को आपने सॉल्व करना है, किस तरह से आपने उसको एचेलॉन फॉर्म में या रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में रेड्यूस करते हुए इसको सॉल्व करना है। वैसे तो ये नाम है, अगर एचेलॉन फॉर्म में आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को आप कन्वर्ट करते हैं तो ये तरीकाकार जो है ये गॉस जॉर्डन मेथड है। और नेक्स्ट जो है, अगर रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना हो तो ये गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है। लेकिन क्योंकि हमारी किताब में ये नाम मेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन आता भी है पेपर में तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको ये, और क्वेश्चन क्या आएगा कि आपने जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है इसको एचेलॉन फॉर्म से सॉल्व करना है या रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म से सॉल्व करना है। तो पहले हम आज के जो लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की, उसके बाद हम बात करेंगे एचेलॉन फॉर्म की, उसके बाद हम इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास जो सिस्टम दिया होगा, जो गिवन सिस्टम होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, यहां पर एक सिस्टम लिख रहा हूं मैं, 3x + 2y - z = 5, उसके बाद 2x - 3y + 5z = 2, और इसके साथ मैं लिख देता हूँ x + y + 3z = 7। ये मेरे पास एक सिस्टम लिखा हुआ है। इस सिस्टम को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं तो हमें पता है कैसे लिखा जाएगा जी। पहले x की कोएफिशिएंट लिखे जाएंगे 3, 2, 1, y के कोएफिशिएंट और 5 और 3z। ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है, ये जो मैट्रिक्स लिखा है मैंने, ये हम कह सकते हैं कि किसका मैट्रिक्स है, ये कोएफिशिएंट्स का लिखा हुआ मैट्रिक्स है। ये कोएफिशिएंट से लिखा गया है। इन कोएफिशिएंट्स के साथ अगर मैं यहां पर ये जो मैट्रिक्स जो इक्वल टू के साथ नंबर लिखे हुए हैं, या हम इसको सेपरेटली लिख लेते चले, ये कोएफिशिएंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। इसके बाद ये मैट्रिक्स जो होता है 5, 2 और 7, जिसको हम B बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। तो ये कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है जो कांस्टेंट लिखे होते हैं उनका। अगर इन दोनों को मिला के लिख दें हम इस तरह से कि 3, 2, 1, 2 - 3 और 5 और 1, 1 और 3, और यहाँ पर डॉटेड लाइन डाल दें या एक आप जो है वो सीधी लाइन डाल दें, तो उसके साथ ये B मैट्रिक्स जो है ये अगर लिख दें तो इसको हम नाम देते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का। हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स अलोंग विद कांस्टेंट्स इज कॉल्ड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, और इसको डिनोट किया जाता है A B, जो स्मॉल b लिख दें
ए के साथ स्मॉल बी लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करने के जो दो तरीके यहाँ पर मेंशन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि आपने एचेलॉन फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। तो हम पहले बात कर लेते हैं एचेलॉन फॉर्म की और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की, लेकिन लास्ट लेक्चर में हम इसको बता चुके हैं हम आपको कि एचेलॉन फॉर्म क्या होती है और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया उसका देख लेते हैं ताकि फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएँ। तो एचेलॉन फॉर्म क्या थी किसी मैट्रिक्स की, यहां पर कोई नंबर भी हो सकता है, इस तरह लिख दें कि हर रो का लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये 1 है। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट होता है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। उसके बाद आप जब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बना लेते हैं उसके नीचे आपने जीरोस बनाने होते हैं, तो ये जो फॉर्म हमारे पास आ जाती है ये कौन सी फॉर्म होती है, एचेलॉन फॉर्म होती है। तो देखें इस रो में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, इस रो में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, इस रो में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, जीरो को छोड़ के आपने बताना होता है। उसके बाद हर बाद में आने वाली रो जो है उसमें नंबर ऑफ जीरोस पहले आने वाली रो से ज़्यादा है, तो ये फॉर्म कौन सी है, एचेलॉन फॉर्म है। अब हम एचेलॉन फॉर्म और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की बात करेंगे, तब हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अभी तो फिलहाल हम एचेलॉन फॉर्म को ही पढ़ने लगे हैं। तो आप आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इन एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। हम आज एचेलॉन फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट में 1 मैंने लिखा है, इसको सॉल्व करना है हमें बाय रिड्यूसिंग द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इन एचेलॉन फॉर्म। हम पहले इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसके बाद हम उसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं जी हम ही ये, द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, वो क्या होगा, ए बी से इसको नोट करते हैं और क्या लिखा जाएगा इसको 1। हम इसको पहले जो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं x1 x2 और x3 उसके कोएफिशिएंट लिखेंगे, उसके बाद जो इक्वल टू में कांस्टेंट लिखे हुए हैं उसको साथ में ला के लिखेंगे। तो कोएफिशिएंट्स के जो कोएफिशिएंट जो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं हम उनको लिख रहे हैं साथ में। तो 1 2 5 -2 3 और -4 -2 1 और -3, और साथ में आप इस तरह से लाइन भी डाल सकते हैं या इसको आप डॉटेड लाइन कर लें, दोनों तरीके ठीक है। तो मैं इसको जो लाइन है वो इसी तरह डाला करूँगा, ये 1 और 1 और ये 1 दिया गया। अब यहाँ पर एक बात आप सुन लें कि ये जो फर्स्ट कॉलम, ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये किसके हैं, ये x1 के कोएफिशिएंट्स है, और दूसरे जो कॉलम 2 में लिखे हुए हैं ये किसी कोएफिशिएंट है, x2 के कोएफिशिएंट है, और ये किसी कोएफिशिएंट्स होंगे, x3 कोएफिशिएंट्स होंगे। हम इस जो मैट्रिक्स होगा, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास होगा, जो A मैट्रिक्स है, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एचेलॉन फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करते हुए एचेलॉन फॉर्म में हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। तो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड काम हमारा क्या होगा कि 1 के नीचे क्या बनाना है, 0 0, यहाँ पर 0 बनाना है और यहाँ भी 0 बनाना है। अगर यहाँ पर 0 बनाना है तो ये R2 का एलिमेंट है, R2 में 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे 2R1, उसी तरह से जिस तरह हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, और ये आएगा R3 -5R1। ये दो ऑपरेशन हम इसके ऊपर इस्तेमाल करने लगे हैं। तो R1 तो चेंज नहीं हो रही, तो R1 को हम उसी तरह लिख देंगे। हम R1 को लिखेंगे 1 -2 और उसके बाद -2, इसके बाद क्या है 1 है यहाँ पर, और R2 में देख लें जी 2 माइनस क्या आएगा जी
ऑपरेशन क्या है, पहले तो एलिमेंट लिखा R2 का, फिर है माइनस करना है इसमें से 2 के साथ मल्टीप्लाई करके किसको, R1 के एलिमेंट को, इस तरह से। उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो 3 है इसमें से माइनस करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई करके किसको, R1 के एलिमेंट को। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, 1 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके R1 के एलिमेंट को माइनस करना है, और इधर भी आएगा 1 माइनस 2 और यहाँ क्या आएगा 1। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट रो 5 माइनस 5 और यहाँ 1 आएगा, और ये -4 -5 और आएगा -2। इसी तरह से -3 -5 और -2 और यहाँ आएगा 1 -5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आएगा। ये 2 ऑपरेशन अभी तक हमने इस्तेमाल किया। तो क्या आ जाएगा नीचे, ये आएगा 1 -2 और -2 यहाँ 0 आएगा, और ये 3 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 3 + 4 7 आ जाएगा, और ये आएगा माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, तो यहाँ 0 आएगा, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा 10 होगा, और -4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये आएगा 7, और ये है यहाँ पर उसी तरह से ये एलिमेंट्स भी चेंज होंगे, -1 और -4 आ जाएगा। ये हमारा पहला काम जो है मुकम्मल हो गया कि 1 के नीचे क्या बना लिया, 0 0। अब दूसरी रो की तरफ आते हैं। तो दूसरी रो में जो लीडिंग एंट्री है वो अभी तक यहाँ पर क्या है, 7 है। तो हमें इसको क्या करना है, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि इस पूरी रो को 7 पे डिवाइड कर दें, ये तरीकाकार भी ठीक है। तो 7 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा 5/7 और यहाँ आएगा -1/7। हमारी ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि इसमें ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए हम लोग फ्रैक्शन को अवॉइड करें। फ्रैक्शन हम इसलिए नहीं लाते कि उसको सॉल्व करना ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, इसलिए हम फ्रैक्शंस जो है वो बन सकती हैं। जब कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो फिर तो फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर फ्रैक्शन से अवॉइड किया जा सकता है तो उसको हर मुमकिन कोशिश तक उसको अवॉइड किया जाएगा। अब यहाँ पर 1 तो एक तरीका मैंने बता दी, 7 पे डिवाइड कर दी इस पूरी रो को, उससे फ्रैक्शन आ जाती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये 6 इस 7 में से माइनस हो जाए तो फिर 1 बन जाएगा, इससे फ्रैक्शन नहीं आएगी। तो हम यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये R2 में है, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा R3 को। तो R2 में से R3 को माइनस करते हैं, R1 तो उसी तरह से है, फिर 0 आएगा, 7 - 6 1 आ जाएगा, ये 5 - 7 -2 आ जाएगा, 0 6 और 7 और यहाँ पे 1, और ये हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर -4 ही रहेगा, तो यहाँ 1 हमारे पास बन गया। उसके बाद यहाँ अगर 1 बन गया तो उसके नीचे क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। तो यहाँ R3 में 0 बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करके R2 को। तो कैसे है ये चेंज होगा, 1 -2 और -2 और ये 1, उसी तरह से ये आएगा 0 और यहाँ भी R2 चेंज होगा, R2 तो वैसे के वैसे ही रहेगा, और ये 3 आप देखिए नहीं ज़रा, यहाँ 0 आएगा, ये 6 -6 0 आ जाएगा। उसके बाद 7 -6 और यहाँ पर क्या है -2, इसी तरह से -4 -6 और यहाँ पर -6 है, और फिर क्या आएगा 3 आएगा यहाँ पर। अब इसको नेक्स्ट लिखते हैं जी, इक्वल टू के साथ यहाँ 1 -2 उसके साथ है 1, यहाँ 0 1 और -2 और यहाँ पर 3 है, उसके साथ यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 है, और ये प्लस होगा 7 + 12 19 हो जाएगा, और यहाँ पर -4 और माइनस का 18 जो है वो -22 हो जाएगा। ये आ गया।
अभी तक ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर लास्ट पे क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। यहाँ 1 बनाने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि 19 के साथ डिवाइड कर दें R3 को, तो ये आएगा 1 -2 -2 0 1 -2 0 0 1। 19 पे डिवाइड किया है तो लास्ट पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1 -2 -2 0 1 -2 0 0 और यहाँ 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ -22/19 है, ये रह गया जी। ये एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि इस मैट्रिक्स को हमें एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस मैट्रिक्स को हमें एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए आपने यहाँ तक ये एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से हम x1 x2 और x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है, हम जाएंगे पीछे की तरफ, तो लिखेंगे बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से कैसे जी, लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे, जो रो 3 है वहां से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जी x1 का कोफिशिएंट 0, x2 का कोफिशिएंट 0, ये किसका कोफिशिएंट है, x3 का। मतलब कि लास्ट में हम लिख सकते हैं इस तरह से 0x1 और 0x2 प्लस x3 इक्वल्स टू -22/19। तो ये तो 0 है, ये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब x3 का आंसर क्या आ गया, -22/19। फिर देखना दोबारा से, ये x1 का कोफिशिएंट है, ये x2 का कोफिशिएंट है, ये दोनों 0 हैं, तो ये किसका कोफिशिएंट है, x3 का, तो x3 लिख दिया। इक्वल टू इसके लिखा हुआ है -22/19, तो ये इसका आंसर है। एंड अब R2 की तरफ आते हैं। ये x1 का कोफिशिएंट है 0 है, x2 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो x2 को लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद -2x3 इक्वल किसके है, 3 के इक्वल। हम यहाँ पर x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -22/19, ये यहाँ पुट कर दी और इक्वल टू 3 है। और x2 ये क्या आएगा, +44/19 इक्वल्स टू 3 आएगा। नेक्स्ट वन, इसको x2 की वैल्यू यहाँ से आ रहेगी, उसके बाद x1 की वैल्यू निकालनी है हमें। x2 की वैल्यू आप देखें यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। x2 विल बी इक्वल टू 3, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -44/19। तो x2 का आंसर जो आएगा 19, यहाँ से एलसीएम आएगा और 19 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 57 और -44, तो ये आ जाएगा 13/19। ये x2 का आंसर आ गया। अब लास्ट पे क्या रह गया, लास्ट पे ये रह गया, तो ये आएगा x1 -2x2 -2x3 इक्वल्स टू 1। अब x1 हम वैसे रखेंगे -2, x2 की वैल्यू क्या है 13/19 -2, और x3 की वैल्यू -22/19 और इक्वल्स टू 1 आएगा। तो x1 की वैल्यू आएगी, ये वैल्यूज हम उधर ले जाएंगे, तो ये आएगा ये माइनस और माइनस प्लस होगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस होगा, तो 26/19 आएगा, और ये प्लस होगा यहाँ पर, उधर जाके माइनस होगा, 44/19 आएगा। तो x1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 19, उसी तरह से एलसीएम, उसके बाद 19 + 26 और माइनस के 44, और x1 की वैल्यू क्या आएगी 19 + 26 जो है ये 55 होता है, सॉरी 45 होता है। 45 -44/19, इसका मतलब है x1 की वैल्यू क्या आएगी 1/19 आएगी। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया x1 और x2 और x3 की वैल्यू।
क्या किया आपने, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको कन्वर्ट करने के बाद x1, x2 और x3 की वैल्यू हमने फाइंड की है। अगर कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स कीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।